हेलो गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल चेतना त्यागी क्लासेस। आज हम लोग करेंगे ब्लड के बारे में। आज हमारी जो क्लास होगी वो ब्लड होगा टॉपिक हमारी क्लास का। हम कर रहे थे शरीर क्रिया विज्ञान, जिसमें हमने सेल और टिश्यूज़ के दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो वो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आपका सेल और ब्लड से रिलेटेड जो आपको समझ नहीं आया है, नहीं आया, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि जैसा आप सभी जानते हैं कि एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं और हमें उस चीज़ के लिए पूरी जी जान से तैयारी करनी है, जिससे कि हमें ये सीट मिल सके जो हम चाहते हैं। तो अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो हमारी मंडे से यानी कि 11 अगस्त से क्लास शुरू होने वाली है। जिसकी किसी को भी क्लास में इंटरेस्ट है, जो क्लास लेना चाहता है, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है, जैसे फ़ीस वगैरह, टाइमिंग, आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी सब डिटेल्स वहाँ पे आपको दे दी जाएगी, जिसे आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं शरीर विज्ञान का जो टॉपिक है रुधिर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एलटी ग्रेड के लिए, आपके टीजीटी पीजीटी के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम अब पोस्टपोन हो चुका है, अक्टूबर में और दिसंबर में जा चुका है। तो ये जो टॉपिक हैं आपके, जो मैंने अभी शरीर क्रिया विज्ञान से कराए हैं, तीनों टॉपिक आपके तीनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी और साथ में आपका एलटी ग्रेड के लिए भी। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से क्लास कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुधिर आप सभी जानते हैं, रुधिर यानी कि आपका ब्लड, यानी कि जिसको खून बोलते हैं हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में। रुधिर एक तरल माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न पदार्थों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। यानी कि जो भी हमें चाहिए होता है हमारी बॉडी को, वो ब्लड ही हमारे शरीर की विभिन्न सेल्स, विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। यह लाल रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ है। ये सभी को पता है कि ब्लड किस कलर का होता है, लाल रंग का होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में इसकी मात्रा 6 लीटर होती है। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है वैसे तो, पर कई बार पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने मात्रा होती है रक्त की, तो 6 लीटर होती है। ठीक है, 6 लीटर होती है। यह मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के 7% आपके बॉडी का जो वजन है उसकी 7% मात्रा आपके ब्लड की होती है। ठीक है। यह एक तरल संयोजी उत्तक है, जिसमें मैंने लास्ट अभी आपको टिश्यू का पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको संयोजी उत्तक पढ़ाए थे। तब मैंने आपको बताया था कि रक्त एक, यानी कि ब्लड एक संयोजी उत्तक होता है। ठीक है। कैसा उत्तक है? ब्लड एक संयोजी उत्तक है। ये कई बार पूछ लिया जाता है नॉर्मली भी कि ब्लड कैसा उत्तक है। ब्लड एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक कौन से होते हैं? मैंने आपको समझाया था, संयोजी उत्तक वो उत्तक होते हैं जो एक अंग को दूसरे अंग से, अथवा एक उत्तक को दूसरे उत्तक से, यानी कि उत्तक यानी कि टिश्यूज को, एक दूसरे टिश्यूज को जोड़े रखते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं, वो होते हैं संयोजी उत्तक। ठीक है। यह एक हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। इसमें दो पदार्थ पाए जाते हैं ब्लड में। आपके कितने पदार्थ पाए जाते हैं? दो, प्लाज्मा और रुधिराणु। कितने पदार्थ पाए जाते हैं? प्लाज्मा और रुधिराणु। ठीक है। अब हम इन्हीं दोनों की डिटेल, आज की जो क्लास है इन्हीं के बारे में करेंगे। पहला था हमारा प्लाज्मा। क्या था? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? यह
एक द्रव या तरल भाग प्लाज्मा होते हैं। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी कि ब्लड में एक येलो सी शेड में जो होता है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का लगभग 60% भाग होता है। प्लाज्मा 90% पानी, प्लाज्मा बाकी 10% भाग कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा शरीर की प्रतिरक्षा पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि जो आपके एंटीबायोटिक होते हैं वो प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अभी उसके बारे में भी हम डिटेल करेंगे, आज की क्लास में ही करेंगे। तो इतना हमें प्लाज्मा समझ आ गया। प्लाज्मा क्या होता है? रक्त में 60% भाग प्लाज्मा का होता है, जिसमें प्लाज्मा में 90% आपका पानी होता है, 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, प्लाज्मा में शरीर की प्रतिरक्षा पदार्थ पाए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि ब्लड के कौन से भाग में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। ठीक, नेक्स्ट है रुधिराणु। क्या है? रुधिराणु। ठीक है, रुधिराणु रक्त की बाकी 40% भाग पाए। भाई 60 तो आपका प्लाज्मा था, तो बाकी जो 40 बचा वो क्या है? आपका रुधिराणु। इसे रक्त की कोशिकीय भाग भी कहा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं। जो ये तीनों होंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रक्त के 3 प्रकार के रुधिराणु पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? रेड ब्लड सेल सभी जानते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिकाएं, आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीनों कहाँ में पाए जाते हैं? रुधिराणु में, रुधिराणु में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं संपूर्ण रुधिराणु का 90% होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो में होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी लाल रक्त कणिका की। जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में, जिसका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नाम लिखा हुआ है। रेड बोन मैरो ही आपकी लाल अस्थि मज्जा है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है ना। इसमें जो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, सेंटर नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में। ठीक है, नेक्स्ट आगे है लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। भाई लाल रक्त कणिकाएं हैं, लाल रंग किस कारण होता है हमारे खून का? हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा, छोटी क्लासेस में भी हमको पढ़ाया जाता है कि ब्लड का कलर जो रेड होता है वो क्यों होता है? तो वो क्यों होता है हमारा? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन किन में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है आपकी रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, हीमोग्लोबिन में लोहा यानी कि आयरन भी पाया जाता है। जो अब आ जाइए, इसका मेन काम क्या है? रेड ब्लड सेल का मेन काम क्या है? रेड ब्लड सेल का जो काम है वो आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना। ठीक है, आपने नाक से सांस ली, आपने तो नाक से ली ना, तो जो रेड ब्लड सेल है वो ही आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है, और जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लाने का काम करती है। कौन करती हैं? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, क्लियर इतना। अब आ जाइए श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या है? वाइट ब्लड सेल। ठीक, श्वेत रक्त कणिकाओं की अपेक्षा श्वेत रक्त कणिकाएं लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा आकार में छोटी होती हैं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं बड़ी होती हैं, और लाल रक्त कणिकाएं बड़ी होती हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं आपकी छोटी होती हैं। ठीक है, इन कणिकाओं को ल्यूकोसाइड्स कहा जाता है। ल्यूकोसाइड्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं का अदर नेम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है? ल्यूकोसाइड। क्या है श्वेत रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम? ल्यूकोसाइड। इन कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पूर्णतः अनुपस्थित होता है। भाई जब नाम ही उसका श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि वो व्हाइट कलर की है, व्हाइट कलर की यानी कि इसका कोई रंग नहीं है, रंगहीन है, तो उसमें भाई हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन होता तो लाल हो जाता, अब उसका कोई कलर ही नहीं होगा क्योंकि उसमें आपका
ऊतकों में पहुंचकर या ठोस पदार्थ जैसे अणु और मृत कोशिकाओं को निगलकर। अब इसका काम क्या है श्वेत रक्त कणिका का? भाई लाल रेड ब्लड सेल का क्या था काम? उसका काम था हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना। ठीक है, अब श्वेत रक्त कणिका का क्या काम है? श्वेत रक्त कणिका का है जितनी भी हमारी डेड सेल्स हैं उन्हें खत्म करना और शरीर को रोगों से बचाना, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल कम है तो हम उतने ही ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है वो किससे बढ़ती है? एंटीबॉडीज से। ठीक, थर्ड पार्ट था इसका रक्त प्लेटलेट्स या फिर थर्मोबोसाइट्स। ठीक है, यह स्तनधारी के रक्त में, स्तनधारी कौन होते हैं? मैमल्स जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि वो जीव जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं साथ में उनको दूध पिलाते हैं, उन्हें कहते हैं रक्त स्तनधारी या फिर मैमल्स। ठीक है, इनका प्रमुख कार्य शरीर के कट जाने पर अगर चोट लग जाती है तो उसका धक्का जमाने का जो काम करता है वो करती हैं आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, शरीर में अगर चोट लग जाए, खून बहुत जल्दी जल्दी बह रहा है तो उसका जो धक्का जमाने का जो काम करती है वो करती हैं आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स अगर हमारे शरीर की कम है तो हमारा ब्लड भी उतनी ही जल्दी बहेगा, मतलब उसे भाई धक्का जमाने में देरी होगी। ठीक है, तो शरीर का जो तीनों का काम आपको पता लग गया। जो हमारी रेड ब्लड सेल है उसका काम होता है शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना। जो आपकी वाइट ब्लड सेल थी, वाइट ब्लड सेल का काम था शरीर को विभिन्न रोगों से बचाना, यानी कि आपकी एंटीबॉडी को स्ट्रांग बनाना। दूसरा है, थर्ड है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है? अगर आपकी बॉडी को चोट लगी है तो उसका थक्का जमाना, ब्लड का थक्का जमाना, ये काम किसका है? प्लेटलेट्स का। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए, रक्त का कार्य, शरीर का कार्य क्या है? शरीर का कार्य पचे हुए भोजन का परिवहन यानी कि जो आपने ट्रांसपोर्ट करना, उसको जगह पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम, जो आपने खाया है, जितना आपने न्यूट्रिशन लिया उसको शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? आपका ब्लड करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाती है रेड ब्लड सेल। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाती है। ऊष्मा एनर्जी का करना, रक्त स्कंदन या रक्त का जमना, थक्का जमाने के लिए काम। संक्रमण से एंटीबायोटिक जो आपकी वाइट ब्लड सेल करती है। अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन, भाई अवशिष्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरह अवशिष्ट ही तो हो गया ना, जो बेकार का सामान है उसको बाहर निकलवाने का काम। हार्मोन, जितने भी आपके हार्मोन्स है वो आपकी बॉडी में परिवहन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाइए थक्का कैसे बनता है। हमारी अभी आपने पढ़ा कि प्लेटलेट्स जो होती है वो थक्का बनाने का काम करती है। अब वो करती कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए ना। एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें रक्त की अवस्था को ठोस अवस्था में बदलता है। भाई जब हमारा ब्लड बह रहा है तो लिक्विड फॉर्म में है ना, और जब वो जम जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो वो कैसे होता है? शरीर के किसी भी भाग या तो चोट लगने पर रक्त बहना शुरू हो जाता है, 5 से 7 मिनट में बहना बंद हो जाता है क्योंकि रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त के जमने के बाद हल्के पीले रंग की बूंदें जमा दिखाई देती हैं उस पर बाहर की साइड ना, बहुत डॉट डॉट बहुत बारीक सी, तो उसको कहते हैं सीरम। जो ये रक्त ठीक है पीले रंग का जो बनता है उसको कहते हैं सीरम। ठीक है, और ये जमता किससे है? आपकी उसमें ब्लड में एक प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजन। ठीक है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाया जाता है जो कि आपकी बॉडी में थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है, आपके ब्लड में अगर फाइब्रोनोजन की मात्रा ठीक मात्रा में है तो आपका जो ब्लड है उतनी ही जल्दी जमाने में उसको हेल्प मिलेगी, और जो उसके चारों तरफ जो येलो येलो सा हो जाता है उसको बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से, आपके 3 टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएंगे। फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपके 3 कंप्लीट हो जाएंगे। हमने पहले किया था सेल, उसके बाद हमने किया टिश्यूज़, आज हम कर रहे हैं ब्लड। अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तीनों में तो आप
कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा लास्ट टॉपिक रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप। ठीक है ना, हमारी जो बॉडी है उसके ब्लड है वो कितने टाइप्स का होता है। रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप की जानकारी सबसे पहले कार्ड, ये कार्ड नहीं है, ले है यहाँ पे कार्ड, लैंडस्टीनर ने 1902, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में दी थी और इन्होंने इसको 4 भागों में बांट दिया। ब्लड को कितने में बांट दिया? 4 में। पहला है आपका ग्रुप ए, दूसरा है ग्रुप बी, तीसरा है ग्रुप ए बी और लास्ट है आपका ग्रुप ओ। ठीक है, जो आपका ग्रुप ए होता है, जो आपका ग्रुप ए होता है, ये जो है ना, ये अपना ए का भी ले सकता है, ठीक है, और ओ का भी ले सकता है, साथ में ये ए बी का बी को दे सकता है। ठीक है, ठीक, और ए बी को भी दे सकता है, का भी ले, ए अपना भी ले सकता है और ओ का ले सकता है। और ये दे किसको सकता है? दे सकता है ये ए को और ए बी को। ठीक है, देने का काम किसको करता है? ए और ए बी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी ग्रुप। बी ग्रुप किसको करता है? ब्लड देने का काम किसको करता है? ये ए बी को देने का काम, सॉरी पहले लेने वाला कर लेते हैं। ठीक है ना, ले किससे सकता है? ये अपने आप से ले सकता है और ओ से ले सकता है। दे किसको सकता है? ये अपने आप को दे सकता है और साथ में ए बी को दे सकता है। ठीक, अब आ जाइए अपना ए बी। ए बी जो होता है इसको बोलते हैं सर्वग्राही, यानी कि ये सबका ले सकता है। ठीक है, ये सबका ही ले सकता है, देने का इसको किसी को मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट भी कहते हैं इसको, यानी कि सर्वग्राही, सर्वग्राही यानी कि जो सबका ग्रहण कर सकता हो। भाई आपने अभी देखा, मैंने आपको बताया ग्रुप ए है, ए अपना भी लेता है और ए बी को भी दे सकता है, बी भी ए बी को दे सकता है और ए बी अपने आप तो ले ही सकता है, लेकिन ये देता किसी को नहीं है। लास्ट आ जाइए आप ओ पे। ओ जो है ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ये होता है यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, सर्वदाता। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो यूनिवर्सल डोनर आपका ग्रुप ओ है और यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट कौन है आपका? ए बी। ठीक है, ये था हमारा ब्लड, आज का टॉपिक हमारा था ब्लड। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और हमारी क्लास जो है न्यू बैच मंडे से 11 डेट से स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो भी क्वेरी है आप मैसेज के थ्रू या कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं, आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।